नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 23 मार्च 1931। लाहौर का सेंट्रल जेल आज इनकलाब के नारों से गूंज रहा था। हर किसी की आंखों में आंसू थे और दिल में नफरत, पर आज सभी की आंखों उन 23 साल के नौजवानों को निहार रही थी जो अपने दोस्त साथियों के साथ मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर लटकने को तैयार था। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! ये तीनों नौजवानों को आखिरी बार देख लेने के लिए उत्सुक था, जिसने जेल में होते हुए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। वही ब्रिटिश साम्राज्य जो तारीफ में कहा करते थे कि साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। अंग्रेज जिसे बल से नहीं जीत पाते उसे छल से हरा देते थे, और इसी अंग्रेज हुकूमत ने 23 साल की कच्ची उम्र मगर पक्की इरादे वाले लड़के के सामने घुटने टेक दिए। 23 साल के लड़के ने अंग्रेज को इस कदर तंग किया कि जिस जेल में वो जाते वहाँ उसकी हुकूमत चलती थी। और अंग्रेजों के सामने हद तो तब हो गई जब जिस जेल की दीवार से कैदी भागने के लिए तोड़ते थे दीवार को, उसी जेल को दीवार को अंधेरी रात में चोरों की तरह खुद प्रशासन को तोड़नी पड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि जेल प्रशासन के अंदर ना तो इतनी हिम्मत थी और ना ही इतनी हैसियत कि उन माँ भारती के 3 वीर जवान सपूतों को अपने जेल के मेन गेट से निकाल सके। अंग्रेज की हुकूमत को अपनी शैतानी दिमाग पर नाज था, तो वही ये 3 वीर जवानों को पूरी सिस्टम को हिलाने का दम और खम रखते थे। आज इस देश के 150 करोड़ लोगों को देश सर झुकाकर शहीद आजम भगत सिंह के नाम से बुलाता था। भगत सिंह का पिता सरदार किशन सिंह का घमंड था। माँ विद्यावती देवी का आंखों का तारा थे, जिसे चंद्रशेखर आजाद छोटे भाई की तरफ प्यार करते थे, जिसे सुखदेव और राजगुरु दोस्त नहीं बल्कि अपने ही जिस्म का हिस्सा मानते थे, जिसे जेल में रहते हुए भी अंग्रेजी हुकूमत का खेल बिगाड़ दिया था। वही सरदार भगत सिंह आज 23 मार्च 1931 को अपनी फांसी के तय वक्त से 11 घंटे पहले फांसी के तख्ते पर लटकाए जाने और राजगुरु के साथ खड़े थे। मौत के कुछ ही दूर के फासला से ही भगत सिंह फांसी के फंदे से ऐसे देख रहे थे जैसे कोई आशिक अपने प्यार को देखता हो। फांसी के फंदे और भगत सिंह के इस प्रेम कहानी का शुरुआत आज से ठीक 12 साल पहले हुई थी। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को 11 साल की उम्र थी जब भगत सिंह थे। सुबह से ही बैसाखी का जश्न मनाए जा रहे थे। गाँव में अचानक एक मातम छा गया। भगत सिंह को पता चला कि घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर जालियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत के कायरो और जनरल डायर ने जुल्म और सितम की सारी हदें पार कर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई है। न जाने कितने नन्हे बेकसूर और उनकी माता पिता की आंचलों से छीन लिया गया है। अगले दिन ये कहानी सुन भगत सिंह पैदल निकल पड़े जालियांवाला बाग की ओर। जैसे वहां पहुंचा तो वहां का मंजर देख बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा दिखा। दीवारों पर लगे खून छींटे अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म और सितम के चीख चीख कर बयां कर रही थी। भगत सिंह जो इस देश का मिट्टी का लाल था, हिंदुस्तानिया का खून का उबाल था, जुल्मों और सितम का मिसाल और ब्रिटिश राज के आने वाले काल थे। वो दिन जिस दिन अंग्रेज ने हजारों निहत्थे मासूम को मार दिया। अनजाने भगत सिंह का नाम एक क्रांतिकारी चिंगारी जो कुछ सालों के बाद पूरे देश में क्रांति की ऐसी ज्वाला भड़काने वाली थी जिसे अंग्रेजों ने यकीन नहीं किया होगा। इसकी शुरुआत होती है 30 सितंबर 1928 के दिन, जब पंजाब के श्री लाला लाजपत राय को लाहौर स्टेशन पर जब एक अंग्रेजी अफसर ने उसे पीटना शुरू कर दिया, और जब तक पीटता रहा तब तक लाला लाजपत राय लहूलुहान होकर गिर नहीं गए। उसी समय लाला लाजपत राय जी ने अंग्रेज को हुकूमत की चेतावनी दी थी कि मेरी मौत की हुकूमत के ताबूज में आखिरी कील साबित होगा, और इसी चेतावनी को भगत सिंह ने बहुत जल्द ही सच में बदलने वाला था। लाला लाजपत की मौत के दिन भगत सिंह, राजगुरु और पंडित चंद्रशेखर आजाद ने उस अंग्रेज अफसर को मारकर लाला जी की मौत का बदला लेने का फैसला किया, पर गलती से स्टॉक की जगह एक दूसरे अंग्रेज जॉन सैंडर्स को मार दिया गया, जिसे ब्रिटिश सरकार हुकूमत और बौखला गई। यहीं से भगत सिंह की जिंदगी का आखिरी मगर सबसे जरूरी हिस्सा का शुरुआत होता है। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को यह समझ में आ गया था कि लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से जीती जा सकती है। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत के सभी अंग्रेजी अखबार पर नकेल कस रखी थी, जो लोगों को अंग्रेज को कहानी बताने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में सबसे जरूरी था कि क्रांतिकारियों के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। भगत सिंह देश के लिए जान देने से कोई परहेज नहीं किया, पर भगत सिंह भी ये जानते थे कि जान देने से क्रांतिकारियों या देश को फायदा नहीं होगा। पूरे देश में क्रांति की मशाल जलानी ही पड़ेगी। इसलिए भगत सिंह पूरी प्लानिंग के साथ अंग्रेज को सामने शतरंज की एक ऐसी चाल बिछाई जिसमें अंग्रेज जितना जीतते जा रहे थे उससे ज्यादा हारते नजर आ रहे थे।
भगत सिंह ने फैसला किया कि असेंबली में बम फेंकेंगे। बम ऐसी जगह फेंका जाएगा कि किसी को कोई नुकसान न हो। 8 अप्रैल 1929 को प्लान के मुताबिक भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में बम फेंक दिया और वहां से भागने की बजाय खुद को सरेंडर कर दिया। यह भगत सिंह का मास्टर प्लान था कि उन पर कोर्ट के केस चले ताकि कोर्ट के सुनवाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह इस्तेमाल करके देश के बच्चे बच्चे तक अपने विचार पहुंचा सके। भगत सिंह 500 किताबों का ज्ञान रखने वाले भगत सिंह को तर्कों के काटने वाले पूरी कोर्ट में कोई नहीं था। अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड इरविन से अपनी जिद समझ रही थी इसे, और इसे भगत सिंह अपना ज्ञान और बुद्धि से अंग्रेजों के एक एक चाल को बेनकाब कर रहा था। भगत सिंह के ही एक साथी उनके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा कर दिया गया। भगत सिंह जवाब में इतना ही कहा कि ये मेरा साथी कैसे हो सकता है, बम बनाना तो भी नहीं आता है इसे। गद्दार साथी ने ये सुनते ही बम बनाने की सारी प्रक्रिया कोर्ट के सामने सुना दी, जिसे सुनकर भगत सिंह और उसके साथी मुस्कुराने लगे। भगत सिंह के मुस्कुराने का असली मतलब यह था कि जब कोई सुनवाई के वक्त बैठे पत्रकारों ने बम बनाने की प्रक्रिया को अखबार में छाप दिया या छापेगा तो बम बनाने का नुस्खा जो कुछ ही लोगों को जान रहे थे अब देश के सारे लोगों को पता हो जाएगा, जिससे अंग्रेज को यह एहसास हो गया कि भगत सिंह इस खेल में अंग्रेजों का मोहरा बना रहा है। इसके बाद अंग्रेज ने एक कानून पास किया कि कोर्ट अभियुक्त के गैर मौजूदगी में भी कानून बना सकता है। भगत सिंह के अंग्रेजों से यह शराफत का नकाब पूरी तरह से नोच दिया था। साथियों, भगत सिंह जेल में तो थे, अब की बार जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब उनकी भूख हड़ताल 1 हफ्ते की नहीं, 1 महीने की नहीं, बल्कि 116 दिन तक चली। भगत सिंह और उसके साथियों को भूख हड़ताल से रोकने के लिए सारे जद्दोजहद कर डाले। पहले उन्हें कोड़े से पीटा गया, बर्फ के सीलियों पर लिटाया गया, यहाँ तक कि उसका पानी तक रोक दिया गया, और इतना से भी मन नहीं भरा तो नाक में पाइप डालकर खाना डाला गया। अब अंग्रेज के पास करने का कोई जुल्म नहीं बचा और इस वीर सपूत का हौसला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मजबूरन अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और भगत सिंह की सारी मांगे मान लिया गया। उसी वक्त भगत सिंह ने जेल के अंदर से नारा दिया पूर्ण स्वराज का, और उसका ये नारा पूरे देश का मकसद बन गया। और अंग्रेज को ये समझ में आ गया था कि शेर पिंजरे में कैद नहीं किया गया, बल्कि खुद अपने पिंजरे में घुस आया है। अब अंग्रेज से सोचा कि जो जुल्म से नहीं डरा उसे मौत से डराएंगे, और उसके षड्यंत्र में लाहौर कॉन्फ्रेंसी केस दोबारा खोला गया और तैयारी की जाने लगी भगत सिंह को फांसी देने की। आखिरकार वो काला दिन आ ही गया और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने का सजा सुना दिया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की तारीख तय हुई 24 मार्च 1931 को। पूरा देश भगत सिंह का फांसी का विरोध कर रहा था और भगत सिंह भी यही चाहते थे। उसने अंग्रेजों से कहा, मुझे फांसी न दी जाए, हम एक क्रांतिकारी हैं, इसलिए हमें गोली मार दी जाए, क्योंकि क्रांतिकारियों किसान गोली खाकर मरने में ही होता है। फांसी से कुछ दिन पहले भगत सिंह से मिलने उसकी मां पहुंची और जवान लड़के को मौत की तरफ जाते देख रो पड़ी। उसकी मां की आंखों में घमंड का सनक था। इस बात का घमंड कि क्या कोई मां ने ऐसा वीर सपूत पैदा किया होगा जो दुनिया में किसी मां की लाल ने ऐसा रुतबा नहीं कमाया होगा, जिसके लिए देश की पूरी माताओं ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर विनतियां कर रही हो। भगत सिंह माँ की दुख समझ रहे थे। उन्होंने माँ का माथा चूमा और कहा, माँ, ये जन्म तो भारत माँ की सेवा में नौछावर हो गया, लेकिन अगले जन्म में तेरा बेटा बनूंगा तो वादा करता हूँ कि जिंदगी तेरा पल्लू पकड़ के तेरे कदमों में बैठा रहूंगा। और अगली लाइन जो भगत सिंह ने बोला उसे अपनी माँ का कलेजा फट गया होगा। भगत सिंह ने कहा, माँ, मेरी लाश लेने तुम मत आना, कुलवीर को भेज देना। अगर तुम लाश लेने आई और इसी तरह रोने लगी तो देश क्या कहेगा कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। फांसी की नई तारीख तय हुई 23 मार्च 1931। सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो। अभी? लेकिन सर, उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं, फांसी आज शाम को होगी। फांसी के दिन जेल के अफसर जब भगत सिंह को फांसी देने के लिए ले जाने उसके सेल आए। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट टेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी। किताब बंद करके भगत सिंह चल दिए। दूसरे सेल से राजगुरु और सुखदेव भी आए। राजगुरु जिन्होंने शर्त लगाई थी कि भगत सिंह से कि देखना तेरे से पहले मैं मरूंगा, और नियति ऐसी कि आज उसी दोस्त के साथ मरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि तीनों का फांसी का सजा सुनाया जा चुका था। सेल से फांसी के तख्ते की ओर जाते वक्त भगत सिंह ने नारा लगाया,
इनकलाब जिंदाबाद। उस नारे के जवाब में जेल के कैदियों ने इस कदर नारा लगाया कि दीवारों तक कांप उठी। जेल की फिजा में राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का ये शेर गूंजने लगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सुखदेव मुस्कुराते हुए अपनी जिगरी यार को देख रहे थे, वही जिगरी यार जो इतना खूबसूरत था कि लड़कियों से बचते बचते उसकी कमर टूट जाया करती थी। वही जिगरी यार आज उसके साथ फांसी के तख्ते पर खुशी खुशी जा रहा है। उस दिन तीनों को दुख था, मौत का नहीं बल्कि इस बात का दुख था कि मुल्क की बेटी को मैं और सेवा नहीं दे पाया। उसकी आंखों के सामने फांसी के फंदा झूल रहा था, जिस फंदे को देखकर लोगों को रूह कांप जाते हैं। उस फांसी को ऐसे चूम रहे थे जैसे माँ का माथा बाप का हाथ और महबूबा का गला चूम रहा हो। फांसी का फंदा अब गले में था। मौत का सौदागर अब भगत सिंह का हाथ पकड़ थामे मौत की ओर ले जा रहा था। फांसी का लीवर खींचने वाले जल्लाद के हाथ कांप रहे थे और फिर वो हुआ जो होने वाला था। जल्लाद ने लीवर खींच दिया। फांसी लीवर खींचने का आवाज से पूरे लाहौर जेल में सन्नाटा पसर गया। जो जेल कुछ देर पहले जिंदकलाब जिंदाबाद की नारों से गूंज रही थी, वहाँ अब सिर्फ सिसकियां की आवाज थी। उस लम्हों में जेल के हर शख्स के आंखों में इतना पानी तैर रहा था जितना पूरी अंग्रेज हुकूमत के लोगों को डुबाने के लिए काफी कम था। आज़ादी का दुल्हन बनाने का सपना देखने वाले पूरे देश को जगाकर मौत की बाहों में सो गया। भगत सिंह की माँ दरवाजा पर बैठी अपने बेटे का राह देख रही थी। देश की आज़ादी के राह पर निकले बेटा अब कभी घर लौट कर नहीं आएगा। अंग्रेज ने फांसी देकर उन तीनों को शरीर तो काबू कर लिया था, लेकिन वो तीनों अब एक विचार बन चुके थे जो देश में पूरी तरह से फैल चुका था, क्योंकि विचार को कैद नहीं किया जा सकता। सारा देश एक ही नारे से गूंज रहा था, जय हिंद, भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। तो दोस्तों अभी वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। जय हिंद। और दोस्तों ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट में।